नमस्कार दोस्तों, क्लेफ्ट अवेयरनेस सीरीज के आज के वीडियो में हम देखेंगे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉर क्लेफ्ट लिप पैलेट पेशेंट। यानी कि क्लेफ्ट लिप पैलेट पेशेंट के बच्चों में टोटल कौन कौन से ऑपरेशन लगते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट लगता है और उन ऑपरेशन का सही समय क्या है। अवेयरनेस सीरीज के पहले टॉपिक में हमने देखा था कि क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट क्यों होता है और वो ना हो इसलिए माता पिता को किन चीजों का ध्यान रखना है। और दूसरे टॉपिक में हमने देखा था कि क्लेफ्ट के बच्चों को क्लेफ्ट के कारण किन किन चीजों की दिक्कतें होती है, क्या क्या चीजों का सामना करना पड़ता है और उन चीजों का किस तरीके से आपको सामना करना है, कैसे हैंडल करना है। अगर ये दो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। क्लेफ्ट अवेयरनेस सीरीज बनाने का जो हमारा पर्पज है कि क्लेफ्ट इंडिया में एक बहुत ही कॉमन डिफॉर्मिटी होने के बावजूद भी बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। इसके बावजूद कि हर 700 में एक बच्चा क्लेफ्ट के साथ पैदा होता है। जब पहली बार माता पिता अपने बच्चे को देखते हैं क्लेफ्ट के साथ तो वो बहुत डर जाते हैं। एक बहुत ही साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होता है उनको। बहुत सारे लोग बच्चा पैदा होने की खुशी को महसूस नहीं कर पाते क्योंकि उनको इस चीज के बारे में पता नहीं होता, ये क्या है, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ। बहुत सारे सवाल आते हैं उनके मन में जिसके कारण वो हमेशा चिंता में रहते हैं, जिसके चलते वो बच्चों को एक अच्छे ट्रीटमेंट नहीं दे पाते। क्लेफ्ट अवेयरनेस सीरीज के माध्यम से इंडिया में एक जागरूकता फैलाना, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे यहाँ पे जितने सारे पेशेंट आते हैं क्लेफ्ट के, बहुत सारे माता पिता को पता नहीं होता कि बच्चों को क्या क्या ट्रीटमेंट देनी है। वो उनके बीच में एक जागरूकता फैलाना और उनको ये चीज बताना कि क्लेफ्ट एक कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी है, उस पर पूरी तरीके से ट्रीटमेंट अवेलेबल है और उसको पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। तो इस सीरीज के माध्यम से हम उन पेरेंट्स में जागरूकता फैलाना चाहते हैं जिनको क्लेफ्ट के बारे में बहुत कम जानकारी है या कोई भी जानकारी नहीं है। बहुत सारे माता पिता है जिनको क्लेफ्ट के बारे में पूरी जानकारी ना होने के कारण वो बच्चे को एक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे पाते। आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि क्लेफ्ट पैलेट के बच्चे को टोटल कितने ऑपरेशन लगते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट लगता है और उन ऑपरेशन का और उन ट्रीटमेंट का सही समय क्या है। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे में क्या क्या ट्रीटमेंट बाकी है और आगे आपको क्या क्या करना है। तो आइए देखते हैं कि क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट के बच्चों में क्या क्या ट्रीटमेंट लगता है। तो सबसे पहले आपको ये चीज जाननी जरूरी है कि क्लेफ्ट अगर आपके बच्चे में है तो वो इन तीन में से किसी एक टाइप का क्लेफ्ट हो सकता है। या तो बच्चे को सिर्फ क्लेफ्ट लिप हो सकता है, यानी कि बच्चे का सिर्फ होंठ कटा हो सकता है, या फिर बच्चे का सिर्फ तालू कटा हो सकता है, यानी कि क्लेफ्ट पैलेट हो सकता है। इसके अलावा तीसरी कंडीशन जो होती है उसमें बच्चे का होंठ और तालू दोनों कटे हो सकते हैं साथ में, यानी कि क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, बच्चे का होंठ और तालू पूरी तरीके से कटा हुआ है। पहली दो कंडीशन में जिसमें सिर्फ होंठ कटा है उसमें सिर्फ होंठ का ऑपरेशन लगता है, अगर तालू कटा है तो सिर्फ तालू का ऑपरेशन लगता है। अगर बच्चे का होंठ और तालू दोनों कटे हैं थ्रू एंड थ्रू, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हो, तो उन बच्चों में मल्टीपल सर्जरीज लगती है मल्टीपल स्टेजेस में। तो हम इस केस में देखेंगे कि टोटल क्या क्या ऑपरेशन लगते हैं और क्या क्या स्टेजेस में लगते हैं। सबसे पहली क्लेफ्ट के बच्चों में जो ट्रीटमेंट लगती है वो है नेजल एल्वोलर मोल्डिंग, यानी कि नैप ट्रीटमेंट। नैप ट्रीटमेंट जब बच्चा 10 दिन का होता है तभी स्टार्ट करते हैं। नैप ट्रीटमेंट में ऑर्थोडोंटिस्ट द्वारा बच्चे के मसूड़े का मेजरमेंट लेके एक एक्रेलिक की प्लेट बनाई जाती है, जो प्लेट बच्चे के मुंह में फिक्स की जाती है उसके मसूड़ों के ऊपर। वो प्लेट द्वारा बच्चे के जो मसूड़े हैं, जो क्लेफ्ट के कारण आप इस फोटो में देख सकते हो कि क्लेफ्ट ज्यादा वाइड है और जो मसूड़े हैं उनमें बहुत ज्यादा गैप है, तो उस गैप को कम करना और उन मसूड़ों को नजदीक लेके आना, और उसी के कारण जो नाक है वो भी उड़ जाती है और जो नॉस्ट्रिल है वो भी नैरो हो जाती है, जिसके चलते जब होंठ का ऑपरेशन किया जाता है तब बच्चे के लिप पे बहुत कम प्रेशर आता है, बहुत कम टेंशन आता है और जो रिजल्ट है वो बहुत बेहतरीन आता है। तो नैप ट्रीटमेंट का फायदा ये है कि बच्चे के मसूड़े एक तो नजदीक आते हैं जिसके कारण होंठ के ऑपरेशन में बहुत कम प्रेशर आता है लिप के ऊपर और जिससे कि रिजल्ट ज्यादा अच्छा आता है। नैप के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें नैप की प्लेट कैसे बनती है, उसको कैसे फिक्स किया जाता है डॉक्टर द्वारा, उसको कैसे लगाना है, माता पिता को किन चीजों का ध्यान रखना है वो लगाते वक्त। नैप के बारे में हर एक चीज मैं उस वीडियो में कवर करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आपको इतना जानना है कि बच्चा जब 10 दिन का होता है तभी नैप ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। ये ट्रीटमेंट 2 से 3 महीनों तक चलता है। जब ऑर्थोडोंटिस्ट को लगता है कि मसूड़े पूरी तरीके से नजदीक आए हैं तब वो आपको ऑपरेशन के लिए सर्जन के पास भेजते हैं। ये ट्रीटमेंट 10 दिन पे इसलिए स्टार्ट किया जाता है कि तभी बच्चे की जो स्किन और टिश्यू होते हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं, इसके कारण बच्चे के मसूड़ों को शेप देना और उनको नजदीक लाने में बहुत आसानी होती है। तो नैप का ट्रीटमेंट करना बहुत ही जरूरी है अगर आपके बच्चे का जो क्लेफ्ट है वो बहुत वाइड है।
अगर क्लेफ्ट इतना वाइड नहीं है, मसूड़ों के बीच ज्यादा गैप नहीं है, तो उन बच्चों में नैप का ट्रीटमेंट नहीं लगता है। तो जब बच्चा 10 दिन का होता है नैप ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सकता है। सबसे पहला ऑपरेशन क्लेफ्ट के बच्चों में किया जाता है वो है क्लेफ्ट लिप रिपेयर यानी कि होठ का ऑपरेशन। यह ऑपरेशन करने का जो सही समय है जब बच्चा 4 से 5 महीने का होता है और वजन 4 किलो के ऊपर होता है, तभी ये ऑपरेशन किया जाता है। क्लेफ्ट लिप रिपेयर ये एक प्लान सर्जरी है, ये एक इमरजेंसी सर्जरी नहीं है। तो 1 महीना वेट करने से कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो हम लोग एडवाइस करेंगे कि बच्चे का जो ऑपरेशन है वो 4 महीने पूरे होने के बाद ही करे, जिससे कि जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाते हैं। दूसरा ऑपरेशन क्लेफ्ट के बच्चों में लगता है वो है पैलेटोप्लास्टी यानी कि तालू का ऑपरेशन। तालू के ऑपरेशन का जो सही समय है जब बच्चा 1 साल का हो जाता है और वजन 10 किलो के ऊपर होता है, तभी पैलेट का ऑपरेशन किया जाता है। बहुत सारे माता पिता है जो बच्चे का होठ का और तालू का ऑपरेशन करने के बाद उनको लगने लग जाता है कि बच्चा पूरी तरीके से ठीक हो गया है, अब उसमें और कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है, और वो यहीं पर ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं। लेकिन क्लेफ्ट के बच्चों को उसके बाद भी ट्रीटमेंट लगती है, उसके बाद भी ऑपरेशंस लगते हैं, जो हम अभी आगे देखेंगे। और एक क्लेफ्ट के माता पिता में क्लेफ्ट को लेकर एक डाउट होता है कि अगर बच्चे का तालू कटा है तो बच्चा बात कर पाएगा कि नहीं। तो उन लोगों को बताना चाहूंगा कि बच्चा क्लेफ्ट पैलेट होने के बावजूद भी बोल सकता है, उसको बात करने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आती। सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है कि बच्चे की जो आवाज है उसमें थोड़ी नेजालिटी होती है, यानी कि वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं बोल पाता, थोड़ी नाक से आवाज आती है। तो उसके लिए जब बच्चा 3 से 4 साल का होता है और वो जब बात करना स्टार्ट करता है, तब उसको स्पीच थेरेपी के लिए भेजा जाता है। स्पीच थेरेपी जब बच्चा बात करना स्टार्ट करता है उसके बाद ही करते हैं। हो सकता है कि कुछ बच्चे 3 से 4 साल का होने पर बात करते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा देरी से बात करना स्टार्ट करते हैं। एक बार बच्चा बात करना स्टार्ट करते हैं तो आपके जो सर्जन है वो आपको स्पीच थेरेपिस्ट के पास रिफर करेंगे। स्पीच थेरेपी में बच्चे को एडमिट करने की जरूरत नहीं पड़ती। 15 से 20 मिनट का कंसल्टेशन होता है, जिसमें जो स्पीच थेरेपिस्ट है यानी कि बोली सिखाने वाले जो डॉक्टर है आपके बच्चों को देखेंगे, उसको इवेल्युएट करेंगे और कुछ एक्सरसाइज बताएंगे जो आपको बच्चे से घर पे करके लेनी है। एक्सरसाइज कुछ इस तरह रहेंगी जैसे कि मुंह से बलून फुलाना, स्ट्रॉ से पानी पीना, फ्लूइड बजाना, माउथ ऑर्गन बजाना, ऐसी चीजें बच्चे को करने के लिए उत्साहित करना जिसमें मुंह का इस्तेमाल किया जाता है। इससे क्या होता है कि क्लेफ्ट पैलेट के ऑपरेशन से बच्चे के तालू के मसल है वो जोड़े जाते हैं, लेकिन स्पीच थेरेपी देने से बच्चे की जो तालू के मसल जोड़े गए हैं उनमें स्ट्रेंथ आती है। जैसे कि जिम करने से हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ आती है, वैसे ही तालू की एक्सरसाइज करने से तालू के मसल है उसमें स्ट्रेंथ आती है, जिसके कारण आवाज साफ होती है। बहुत सारे लोग हैं जो स्पीच थेरेपी को बहुत लाइटली लेते हैं, इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन बच्चे की आवाज में सुधार लाने में जितना ऑपरेशन का रोल है उतना ही स्पीच थेरेपी का रोल है। तो स्पीच थेरेपी को बिल्कुल भी लाइटली ना ले। आप जितना ज्यादा स्पीच थेरेपी बच्चे से कराओगे उतनी ही ज्यादा बच्चे की आवाज क्लियर होगी। बहुत सारे बच्चों को अच्छी तरीके से स्पीच थेरेपी देने के कारण उन्होंने सिंगिंग कंपटीशन में तक पार्टिसिपेट किया हुआ है। बहुत सारे बच्चों की आवाज ऑलमोस्ट नॉर्मल तक भी हो जाती है स्पीच थेरेपी के कारण। और जितनी ज्यादा स्पीच थेरेपी कराएंगे उतनी ही बच्चे की आवाज क्लियर होगी। स्पीच थेरेपी के बाद बच्चे को जो तीसरी सर्जरी लगती है वो है एल्वेलर बोन ग्राफ्टिंग, एबीजी। होठ और तालू कटा होने के साथ साथ बच्चे का जो मसूड़ा है वो भी कटा होता है। वक्त के साथ होठ और तालू का ऑपरेशन करने के बाद वक्त के साथ ये मसूड़ा नजदीक आके जुड़ तो जाता है, लेकिन वहां पे बीच में हड्डी नहीं होती। अपना मसूड़ा एक हड्डी से बना हुआ है, वो एक हड्डी है, इसके अंदर से दांत निकलते हैं। लेकिन क्लेफ्ट के कारण जहाँ पे हड्डी नहीं होती, जिस साइड पे मसूड़ा कटा है वहां पे दांत या तो नहीं आता या तो दांत टेढ़ा मेढ़ा आता है, क्योंकि दांत को बाहर निकलने के लिए हड्डी नहीं मिलती। नॉर्मली अपना जबड़ा एक पीस में होता है, लेकिन क्लेफ्ट के कारण क्लेफ्ट के बच्चों में ये जो जबड़ा है वो 2 पीस में डिवाइड होता है। तो वहां पे हड्डी नहीं होने के कारण या तो दांत नहीं आता या तो दांत टेढ़ा मेढ़ा आता है। तो इन दांत को अगर आगे जाके सीधे करने हैं तो उसके लिए इस मसूड़े में हड्डी होना बहुत जरूरी होता है। तो जब बच्चा 7 से 8 साल का होता है तब एल्वेलर बोन ग्राफ्टिंग की सर्जरी की जाती है, जिसमें बच्चे के मसूड़े में कमर से हड्डी लेके लगाई जाती है। बहुत सारे माता पिता कमर से हड्डी लेके लगाने का सुन के डर जाते हैं। कमर से हड्डी यानी कि प्रॉपर हड्डी नहीं ली जाती। हड्डी को ओपन करके या क्रिस्ट होता है, यानी कि हड्डी का साचा होता है जिसको कलेक्ट किया जाता है और उसको मसूड़े के अंदर भरा जाता है, जो आगे जाके मसूड़ों में हड्डी बनने का काम करता है, जिसके कारण बच्चे का जो जबड़ा है वो एक पीस में तैयार होता है और आगे जाके अगर दांत सीधे करने हैं तो दांतों का मूवमेंट करने के लिए आसानी होती है।
कमर से हड्डी लेने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जो भी हड्डी वहां से ली जाती है वो वापस वहां पे तैयार होती है और बच्चे को इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। 3 से 4 दिन ऑपरेशन के बाद बच्चे को चलने में दिक्कत होती है, लेकिन चौथे या 5वें दिन से ही बच्चा पहले जैसे चल या दौड़ सकता है। बच्चे को कुछ भी जिम्नास्टिक करना है, कराटे करना है, स्विमिंग करना है, किसी भी तरह का स्पोर्ट करना है तो वो कर सकता है। और जो स्कार भी, जो निशान भी होता है जहाँ से हड्डी ली है, वो भी इतना नोटिसेबल नहीं होता। तो कमर से हड्डी लेने के बारे में सुन के माता पिता डरे नहीं। ये बहुत ही कॉमन ऑपरेशन है, हर एक क्लेफ्ट के बच्चे में ये किया जाता है। बोन ग्राफ्टिंग के ऑपरेशन के बाद जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट है वो बच्चे को 5 साल बाद लगती है, यानी कि जब बच्चा 12 या 13 साल का होगा तब बच्चे में ब्रेसेस ट्रीटमेंट किया जाता है। इसका ट्रीटमेंट ऑर्थोडोंटिस्ट द्वारा किया जाता है। इसमें दांतों के ऊपर वायर लगाई जाती है, क्लिप्स लगाए जाते हैं जिसे ब्रेसेस बोलते हैं, और ये ब्रेसेस द्वारा जो टेढ़े मेढ़े दांत है वो सीधे किए जाते हैं। अगर बच्चे के दांत सीधे करने हैं तो आपको बोन ग्राफ्टिंग का सर्जरी करना जरूरी है। बहुत सारे पेरेंट्स है जो बोन ग्राफ्टिंग का ऑपरेशन किए बगैर ही बच्चे को ऑर्थोडोंटिस्ट के पास लेके जाते हैं और दांतों में ब्रेसेस बिठा देते हैं, लेकिन उससे जो रिजल्ट मिलता है वो बहुत ही कॉम्प्रोमाइज रिजल्ट होता है, वो 100% रिजल्ट नहीं होता। अगर आपके बच्चे में अब तक बोन ग्राफ्टिंग का सर्जरी नहीं हुआ और आप ब्रेसेस ट्रीटमेंट का प्लान कर रहे हो तो उससे पहले बच्चे में बोन ग्राफ्टिंग का ऑपरेशन करें, उसके बाद ही ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करें। ब्रेसेस के ट्रीटमेंट के बाद चौथा ऑपरेशन जो क्लेफ्ट के बच्चों में लगता है वो है राइनोप्लास्टी, यानी कि नाक का ऑपरेशन। बच्चे का जो नाक का ऑपरेशन है जब वो बच्चा 15 साल का होता है तभी किया जाता है, उससे पहले नाक का ऑपरेशन नहीं किया जाता। वो इसलिए क्योंकि बच्चे की जो नाक की ग्रोथ है वो 15 साल तक होती रहती है। उससे पहले अगर बच्चे के नाक से किसी भी तरह की छेड़खानी करते हैं तो बच्चे की जो नाक की ग्रोथ है वो रुक जाती है और उसके आगे ग्रोथ नहीं होती, तो नाक की जो साइज है वो उतनी ही रहती है। तो एक बार बच्चा 15 साल का होता है, एक बार नाक की पूरी तरीके से ग्रोथ हो जाती है, उसके बाद नाक का ऑपरेशन किया जाता है। होठ और तालू कटा होने के कारण बच्चे का जो नाक का पर्दा होता है जिसे सेप्टम बोलते हैं वो टेढ़ा रहता है। सेप्टम टेढ़ा होने के कारण बच्चे को एक साइड की नाक से सांस लेने में दिक्कत होती है। जब 15 साल में बच्चे का नाक का ऑपरेशन करते हैं तब उसको जो सांस लेने की दिक्कत है वो पूरी तरीके से सॉल्व हो जाती है। इसके अलावा नाक का जो शेप है उसमें भी चेंजेस किए जाते हैं। जो नॉस्ट्रिल है वो अगर एक समान नहीं है तो उसको भी सेम शेप में लाया जाता है और नाक झुकी हुई है उसको भी उठाया जाता है, जिससे कि बच्चे की फेस में बहुत डिफरेंस आता है। उसके बाद बच्चे में जो फाइनल सर्जरी लगती है जब बच्चा 18 से 20 साल का होता है तभी ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी की जाती है, यानी कि जॉ सर्जरी। क्लेफ्ट होने के कारण बच्चे का जो ऊपर का जबड़ा है वो उसकी ग्रोथ है वो स्लो होती है, तो जिसके कारण अगर आप साइड से बच्चे का फेस देखोगे तो ऊपर का जबड़ा पीछे दिखेगा और नीचे का जबड़ा आगे दिखेगा। तो इसको सही करने के लिए ऑर्थोग्नेटिक यानी कि जॉ सर्जरी की जाती है, जिसमें ऊपर का जबड़ा आगे लाया जाता है या नीचे का जबड़ा पीछे लाया जाता है जरूरत के अनुसार। ये ऑपरेशन के बाद बच्चे का जो फेस है वो ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल हो जाता है और लुक्स में बहुत चेंजेस आते हैं, जिसके कारण उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और ओवरऑल पर्सनालिटी में उसको चेंजेस फील होते हैं। अगर आपने आपके बच्चे में अभी तक ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी नहीं की है तो आप उसको जरूर करें। जॉ सर्जरी के बाद बच्चे के फेस में बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, जिससे कि उसके लुक में बहुत इंप्रूवमेंट होती है। तो ये प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान है जो क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट के पेशेंट्स में लगता है। ये अगर टाइम टू टाइम आप फॉलो करते हो तो क्लेफ्ट का बच्चा भी एक नॉर्मल जिंदगी जी सकता है और उसके लुक्स और आवाज में भी 95 to 99% तक इम्प्रूवमेंट होती है। तो ये प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, ये प्रॉपर ट्रीटमेंट है जो क्लेफ्ट के बच्चों को लगती है। अगर सारे ट्रीटमेंट आप टाइम टू टाइम करते हो तो बच्चे को उसका बहुत बेनिफिट होता है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी सर्जरी को लेके, किसी भी ट्रीटमेंट को लेके, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका पूरी तरीके से जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर आप ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चार्ट डाउनलोड करना चाहते हो तो उसका भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको किसी भी तरह की मदद होती है या कोई भी चीज जानने में आसानी होती है तो आप वीडियो को लाइक करो। जब आप वीडियो को लाइक करते हो तो यूट्यूब ऐसे कंटेंट को ज्यादा पुश करता है ऐसे लोगों की तरफ जिनको इस चीजों के बारे में जानने की जरूरत है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में क्लेफ्ट के बारे में हम और भी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, जिसके कारण आपको आपके बच्चे को ट्रीटमेंट देने में आगे आसानी हो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पोस्ट ऑप केयर इन क्लेफ्ट लिप पेशेंट। होठ का ऑपरेशन बच्चे में होने के बाद माता पिता को किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ऑपरेशन के बाद बच्चे को फीडिंग कैसे करना है, बच्चे के टाके कौन से दिन पे निकाले जाते हैं, कितने दिन तक उनको ध्यान रखना है, ये सब चीजें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।